मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MS-12 भारतीय कहानी की जवाबी कार्ड में विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय देखते हैं। कश्मीरी भाषा के पहले आधुनिक कहानीकार दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी में कहानी विधा में लेखन का रास्ता खोलने के साथ प्रगतिशील चेतना से भी परिचित कराया। दीनानाथ नादिम मूलतः कवि है और कश्मीरी भाषा में कविता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कश्मीर में की रचनाएं गाई और सुनाई जाती थी और उनका प्रभाव कश्मीरी कवियों पर अधिक देखा जाता है। नादिम की प्रारंभिक रचनाओं पर भी ललित्य का प्रभाव अधिक है। नादिम ने प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव में गीतात्मक परंपरा को तोड़कर छंद मुक्त रचनाएं करनी शुरू की। उन्होंने गाविनी अजय यानी आज मैं नहीं गाऊंगा आंदोलन भी चलाया। दीनानाथ नादिम ने प्रगतिशील आंदोलन और दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य से प्रभाव ग्रहण कर गद्य विधा में भी लिखने का चलन शुरू किया। उन्होंने कश्मीरी में पहली कहानी जवाबी कार्ड लिखकर इसका प्रारंभ किया। यह हमें कश्मीर कहानी का प्रारंभिक स्वरूप, कश्मीरी समाज की बनावट और उसमें सभी समुदाय के लोगों के मिलजुल कर रहने की परंपरा से परिचित कराती है। कश्मीर में विभाजन और फिर बाद में आतंकवाद से पहले के दौर में कश्मीरी समाज के लोगों के आपसी संबंध, प्रेम, भाईचारे की झलक इस कहानी में देखी जा सकती है। लेखक परिचय। दीनानाथ नादिम का जन्म मार्च 1916 में श्रीनगर के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन में ही उनके पिता शंकरलाल कोल का देहांत हो गया था। माँ ने ही उनका पालन पोषण किया। वे ललित के बखश और दूसरे संत कवियों के लीला पद गाकर नादिम को सुनाया करती। नादिम पर उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। वे ललित और दूसरे संत कवियों की कविताओं से प्रभावित थे। दीनानाथ नादिम ने 1943 में स्नातक की डिग्री हासिल की और 1947 में शिक्षा शास्त्र में ग्रेजुएट हुए। फिर उन्होंने हिंदी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। दीनानाथ नादिम शुरू में अंग्रेजी और उर्दू में कविताएं लिखी। कुछ रचनाएं उन्होंने हिंदी में भी लिखी। उन पर जोश, महिलावादी, ब्रुज नारायण, चक्रवस्त, एहसान बिन दानिश जैसे रचनाकारों का प्रभाव था। 1942 में उन्होंने कश्मीरी भाषा में पहली कविता माज कसीर यानी माँ कश्मीर लिखी। उस वक्त कश्मीर में चार तरफ कश्मीर छोड़कर का नारा गूंज रहा था। डोगरा साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज चुका था। 1947 में देश विभाजन के बाद कश्मीर में अचानक राज सिंह ने बिना कोई कारण बताए अपना सिंहासन छोड़ दिया। फिर कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान द्वारा सीमा पर युद्ध तेज हो गया। कोमल स्वर में अपनी बातें कहने वाले दीनानाथ नादिम की कविताओं ने युवा को प्रभावित किया। उन्होंने कविताओं के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति और अपनी माटी के लिए प्यार की भावना भरने के लिए जगह जगह मुशायरे आयोजित किए। उन्होंने लेखकों, कलाकारों को संगठित कर इस अभियान में योगदान के लिए प्रेरित किया। आज़ादी से पहले का समय कश्मीर और पूरे भारत में नवजागरण का समय था। चारों ओर सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। समाज सुधार के प्रयास हो रहे थे। अपनी भाषा के उत्थान के प्रयास भी जोरों पर थे। कश्मीरी में दीनानाथ नादिम इस अभियान के अगुआ थे। नादिम प्रगतिशील आंदोलन में प्रभावित हुए और जुड़े थे, इसलिए दुनिया भर में हो रहे प्रयोगों से न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि उस चेतना को कश्मीरी भाषा के माध्यम से सामने लाने में भी जुटे रहे।
जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी मिलने के साथ ही देश का बंटवारा हो गया था। कश्मीर को भी पाकिस्तान के हिस्से में देने की मांग जोर से उठने लगी थी। ऐसे में नादिम ने सभी समुदाय के लोगों को जोड़े रखने के मकसद से हर वर्ग के कवियों रचनाकारों का एक सांस्कृतिक मंच तैयार किया। इस मंच में जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति का संदेश देना शुरू किया। 1940 में जब रेडियो कश्मीर की स्थापना से दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी भाषा को प्रोत्साहित करने के मकसद से अनेक प्रयोग किए। उन्होंने गीतात्मक से अलग मुक्त छंद की रचना करनी शुरू की। 1950 के दशक में उनके इस प्रयोग से कश्मीरी कविता को एक नया आयाम मिला। जब उन्होंने विश्व शांति के लिए युवा को तैयार करना शुरू कर दिया, 50 के दशक में ही उन्होंने कश्मीरी भाषा में पहला ओपेरा यानी संगीत नाटक लिखा। इस नाटक के जरिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों का साथ न छोड़ने का संदेश दिया। इस तरह नादिम कश्मीर और कश्मीरी भाषा के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उनकी कविता में कश्मीर की आज़ादी का आह्वान जगह जगह भरा पड़ा है। दीनानाथ नादिम की कुछ रचनाएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में छिपी भी थीं, मगर ज़्यादातर मुशायरों में गाई जाती रही थी। 1968 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब सिहिल कुल नाम से उनकी कविताओं का एक संचयन प्रकाशित हुआ। कश्मीरी भाषा और कहानी का विकास। रेडियो कश्मीरी की स्थापना के बाद कश्मीर में गद्य खासकर कहानी लेखन की शुरुआत हुई। आज़ादी से पहले कश्मीर के ज़्यादातर रचनाकार उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा करते थे। दीनानाथ नादिम द्वारा कश्मीरी भाषा में लिखने से रचनाकारों को दिशा मिली। रेडियो कश्मीरी की स्थापना और दीनानाथ नादिम द्वारा गठित सांस्कृतिक संगठन ने इसे और मजबूत किया। देश विभाजन के बाद कश्मीर में मची उथल पुथल के बीच सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के लिए आंदोलन ने कश्मीर को बढ़ावा देने में सहायता की। दीनानाथ नादिम और उनके कश्मीर में शुरू किए गए आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कलाकार, अभिनय के क्षेत्र में जुड़े लोग सीधे लोगों से संपर्क करते थे। उन्होंने एकता और सांप्रदायिकता सौहार्द के बारे में समझाने के स्थानीय भाषा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए कश्मीरी का खुलकर प्रयोग शुरू हुआ। इसे कश्मीरी स्थानीय लोगों की बोलचाल की भाषा के साथ साथ साहित्य की भाषा भी बन गई। कश्मीरी में साहित्यिक रचनाओं में कविता या गीत की संरचना होती है, किंतु रचनाकारों ने इसे अपर्याप्त समझा और अपने विचार गद्य में व्यक्त करने शुरू कर दिया। दीनानाथ नादिम की कहानी जवाबी कार्ड उसी की परिणति है। कवंग पोस पत्रिका में 1950 फरवरी अंक में यह कहानी पहली बार प्रकाशित हुई। इस अंक में सोमनाथ जित्तसी की कहानी जब उजाला हुआ छपी थी, इसलिए दोनों कहानियों को कश्मीर की प्रारंभिक कहानियाँ कहा जाता है। ज़्यादातर विद्वान दीनानाथ नादिम की कहानी को ही पहली कश्मीरी कहानी मानते हैं। इसका कारण कश्मीर रचनाकारों, खासकर युवा लेखकों पर दीनानाथ नादिम का प्रभाव होना था। 1950 का दशक कश्मीरी साहित्य में नादिम युग के रूप में जाना पहचाना जाता है। प्रगतिवाद विचारधारा से प्रेरित जवाबी कार्ड कहानी में सामाजिक तनाव और वैमनस्यता को तोड़ने की कोशिश की गई है। इस विचारधारा के प्रभाव में नूर मोहम्मद रोशन, अजीज़ हारून, सोफ़ी गुलाम मोहम्मद आदि ने भी कहानियाँ लिखी। इसके बाद कश्मीरी कहानियों की धारा का विकास होने पर उनके प्रयोग हुए। उस दौर की कहानियों में मानव मन की सच्चाइयों को समझने और सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश अधिक दिखाई देता है। जवाबी कार्ड कहानी का विश्लेषण। कहानी के बारे में बातचीत करने से पहले जवाबी कार्ड का अर्थ जानना जरूरी है। पहले पोस्ट कार्ड के साथ एक जवाबी कार्ड भी लगा होता था, जिस पर चिट्ठी लिखने वाले केवल अपना पता लिख देते था। पत्र पाने वाला चिट्ठी पाते ही जवाबी कार्ड पर जवाब लिखकर वापस भेज देता था। यह एक तरह से चिट्ठी पहुंचने का प्रमाण भी होता था। एक छोटी सी घटना पर आधारित इस कहानी में अधिक घटनाएं नहीं हैं, मगर 2-3 घटनाओं और वर्णनों से ही उस समय की कश्मीर की स्थितियों की जानकारी मिल जाए।
इस कहानी का मुख्य पात्र है गुल साहब। प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होने पर भी सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोगों की बातों पर गुल साहब से उनके लगाव से गांव बल्कि पूरे मुल्क के लिए उनकी महत्ता का पता चलता है। वह जो जो कर रहा है उसे लोगों में किस तरह सुरक्षा भावना मजबूत हुई है और लोग उस पर कितना गर्व करते हैं। कहानी में परोक्ष रूप में दिखता है कि कश्मीर में उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही है। कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। गुल साहब के सेना में भर्ती होने से गांव वालों को कश्मीर की रक्षा का भरोसा मिला है। यह उन लोगों के लिए गर्व का विषय है। उनके गांव का कोई नौजवान सरहद पर उनकी रक्षा के लिए लड़ने गया है। गांव आने पर पुलिया पर ही सारे बच्चे उसे लिपटकर नारे लगाने लगे। लड़ाई पर जाने वाले दिन गांव के स्त्री पुरुष उससे मिलने आए। सब कुछ न कुछ उपहार दिया। किसी ने सूखी सब्जी दी, किसी ने कड़म के साग का आचार दिया। बास पंडित कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र ले आए थे। लड़ाई पर रवाना होने पर गांव के सारे लोग 4 मील तक छोड़ने गए और जब तक वह नज़र से ओझल नहीं हो गया वहीं खड़े रहे। इसे कश्मीर में सभी समुदाय के लोगों के आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी को किसी से दुश्मनी होने जैसे भावों का पता चलता है, न होने का भाव का पता चलता है। यह कश्मीर ही नहीं पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप है। कहानी में जून देद पूरे गांव की माँ, दादी, नानी है। हर कोई उसे सलाह लेते हैं, स्नेह देते हैं। कहानी शुरू ही यहीं से होती है कि जमाल मीर जून देद के घर आता है और बाहर बैठकर आवाज़ लगाता है। गौशाले से बाहर निकलते हुए जून देद उसे फटकार लगाती है, पता नहीं कब तुम्हें बात करने का शऊर आएगा। जून देद के प्रति तो सारे गांव का प्यार है। लोग उसकी झिड़की सुनकर भी बुरा नहीं मानते, कुछ सीखते ही है। जून देद अपने पोते गुल साहब के बिना रह नहीं सकती। वो हर बात में गुल साहब का ही उदाहरण देती हैं। गुल साहब के गांव आने पर गांव भर के बच्चे उसे घेरकर पुलिया से ही नारे लगाने लगते हैं। तो जून देद घर से बाहर आकर चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाकर कहती है, गुल चाव कप्तान, मुर्गा चाव। ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते हैं तब फिर देर तक गुल साहब को गले से लगाए रहती हैं। गुल साहब के गांव में किसी को पता नहीं कि जून देद से वास्तव में संबंध क्या है। कोई कहता है कि वो जून देद की भांजी का बेटा है और कुछ उसका पोता कहते हैं, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि यह बच्चा जून देद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। मगर गुल साहब के फौज में चले जाने पर जून देद अपना दुख, अपनी उदासी अपनी गाय बदरी को साझा करती है। जब कोई घर आता है तो वो उलाहना देती है कि देखो ना, गुल के जाने के बाद बद्र ने भी ठीक से नहीं खाया। गांव के लोग इकट्ठा होने पर उसकी जुबान पर बस गुल साहब की बातें होती है। आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ। इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। गांव वाले भी आनंदित होते हैं। वे रस लेकर उन्हें सुनते हैं और गुल साहब की बातों में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा जाहिर करते हैं। इस तरह की बातों का उल्लेख कर दीनानाथ नादिम दिखाना चाहते हैं कि जून देद के साथ सभी गांव वाले गुल साहब को बहुत चाहते हैं। जाति धर्म के बंधन नहीं है। कहानी ने अंत में डाकिए द्वारा गुल साहब की खाली जवाबी कार्ड मिलने पर गांव के लोग की सच्ची आत्मीयता देखने को मिलती है। सभी हैरान हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जून देद ने चिट्ठी लिखी हो और गुल साहब उसके जवाब में कुछ न लिखे। इस तरह खाली कार्ड देकर बास पंडित और दूसरे लोगों को गुल साहब के लड़ाई में मारे जाने का आशंका हो जाती है। जो भी यह कार्ड देखता है मायूस हो जाता है। जून देद को यह खबर किस तरह सुनाई जाए, यह सोचकर सब परेशान हैं। उसे संभालना मुश्किल है।
जब सारे लोग मिलकर जूनदेद के घर पहुंचते तो वहां का दृश्य काफ़ी मार्मिक है। ये किसने चाहा? हमारे दुर्भाग्य ने। कल जबरा डाकिया आया। उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहाँ से जूनदेद ने भेजा था वैसे ही वापस लौटा है। वो शायद मोर्चे बस करीम कुम्हार से बोला न गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव से जूनदेद के घर पहुंचे। जूनदेद गौशाला में गाय को घास डाल रही थी। जूनदेद गौशाला में गाय से बात कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज़ सुनकर बाहर आई। लोगों के झुंड को देखकर जूनदेद हक्का बक्का हो गई। क्यों, क्या आप लोग ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोग को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई कुछ न कर सका। अंत में वापस पंडित ने धीमे स्वर में कहा। हिचकियाँ बंद गई, आंसुओं की धारा बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। बास पंडित ने साहस बटोरकर कार्ड जूनदेद को थमा दिया। यह जवाबी कार्ड कल पहुंचा, परंतु खाली है, मालूम नहीं। जूनदेद जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसके आगे पीछे देखने लगी। इस कहानी में एक माँ के वात्सल्य, पारिवारिक पीड़ा, पूरे गांव के आत्मिक दुख लेखक ने मर्मस्पर्शी वर्णन किया। कहानी के पात्र गुल साहब इस कहानी का मुख्य पात्र है, मगर वह गांव वालों के चर्चाओं में अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहता है। प्रत्यक्ष रूप में आने पर भी गांव वालों के बातों में उसी की चर्चा है, उसी के बारे में बातें, उसी गुण का बखान है। शुरू से लेकर अंत तक कहानी के केंद्र में रहता है, लेकिन उसका कोई संवाद नहीं है। जूनदेद और गांव के दूसरे पात्र की बातचीत से पता चलता है कि गुल साहब बहुत ही सुंदर, सजीला, रूबीला नौजवान है। वह मिलनसार है। जब से फौज में भर्ती हुआ है, लोगों का उस पर गर्व बढ़ गया है। इस तरह गुल साहब का धीरोदत्ता व्यक्तित्व वाला नायक है। धीरे, गंभीर, बहादुर, उदार, सौम्य। उसका खाली जवाबी कार्ड मिलने पर गांव वाले को एक तरफ अपना चहेता नौजवान, एक बहादुर सिपाही खोने की आशंका है, तो दूसरी तरफ गांव के एक सिपाही द्वारा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने का गर्व भी है। जूनदेद कहानी की दूसरी मुख्य पात्र जूनदेद है। पूरा गांव जैसे उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। गांव के लोग हर काम, हर बात में जूनदेद के आसपास मंडराते नजर आते हैं। गुल साहब की माँ के होने के साथ वह स्नेहमयी है, मिलनसार और सबके सुख दुख में काम आने वाली है, इसलिए सब लोग उसे चाहते हैं। वो पूरे गांव की माँ, दादी, नानी है। भारतीय ग्रामीण समाज की प्रतिनिधि पात्र है। उसकी ममता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सगा बेटा न होने पर भी वो गुल साहब पर जान छिड़कती है। उसके बिना उसका सराहना मुश्किल है। जूनदेद ने उसे अच्छा पालन पोषण, प्यार, दुलार, संस्कार दिए कि गुल साहब एक सजीला, रूबीला, संस्कारी, बहादुर सिपाही बना है, जिस पर पूरे गांव को ही नहीं बल्कि देश को भी अभिमान है। गुल साहब का भी जूनदेद से लगाव एक मिसाल है। जूनदेद ने एक पराये बच्चे को अपने सगे बेटे की तरह जो जूनदेद का एक ममतामयी, साहसी और उदार महिला का व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। वह घर और पशुओं में खुद को व्यस्त रखने वाली एक निपट गृहिणी है, लेकिन देश दुनिया की खबरों से अनजान नहीं है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी परिचित है। इसलिए तो गुल साहब को ममतावश याद करने के साथ उस पर इसलिए गर्व है कि वो अपने देश की रक्षा करने गया। अन्य पात्र सारा गांव एक सम्मिलित पात्र के रूप में उपस्थित होता है। बास पंडित, रहते ग्वालिन, रमजान बेगारी, सोनमाली, करीम कुमार आदि का उल्लेख आया है, किंतु कहानी की घटनाएं पूरे गांव को एक चित्र के रूप में उपस्थित करती है। गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान साथ साथ, पर कभी एक दूसरे को दुख सुख में साथ खड़े हैं। सभी एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े हैं। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई वे मनुष्य नहीं। गुल साहब के लिए बास पंडित द्वारा कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र लाना, तो रहती ग्वालिन अपने खेत का साग और सलजम लाना आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। आतंकवाद पनपने से पहले कश्मीरी समाज में मुस्लिम और हिंदू में भेद नहीं था, मगर सांप्रदायिक तत्वों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए दोनों समुदायों को एक दूसरे का सूत्र बना दिया। जो समाज
गीतों और एक दूसरे के प्यार में जीता था। वहाँ गलियों की आवाज़ें और नफरत के नारे सुनाई देने लगे। अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों ने घाटी के पलायन शुरू कर दिया। यह आग आज तक नहीं बुझ पाई। घाटी में तनाव कम होने का नाम नहीं लेता। कहानी का संदेश। गुल साहब ने लड़ाई में मारे जाने के गांव वालों को सिर्फ आशंका है, क्योंकि जुंदेद के लिखे पत्र का जवाबी कार्ड खाली वापस आ गया है। इसमें एक ये गुंजाइश है कि क्या पता गुल साहब मारा ना हो, वो लड़ाई के लिए कहीं दुर्गम जगह पर तैनात हो। जब जुंदेद की चिट्ठी उसके पते पर पहुंची हो तो वहां तैनात किसी फौजी ने चिट्ठी रख ली हो और जवाबी कार्ड खाली वापस लौटा दिया हो। कहानीकार का मकसद गुल साहब जैसे बहादुर नौजवान की शहादत की अपेक्षा उस समाज को दिखाना है, उस वातावरण को दिखाना है जो गुल साहब जैसे लोगों से जुड़ा है। गुल साहब को इसमें अपने समाज की रक्षा के लिए तैनात एक प्रतीक के रूप में भी समझ सकते हैं। ऐसा समाज जिसे विदेशी ताकत तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस समाज को सौहार्द नष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। उस समाज के एक तैनात सिपाही के प्रति कामनाओं को दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी जिस समय लिखी गई उस समय कश्मीर में अलगाववाद की लहर तेज हो रही थी। देश विभाजन हो चुका था और कश्मीर में एक तबका पाकिस्तान से जुड़वा महसूस कर रहा था और कश्मीर को हिंदुस्तानी हुकूमत के अधीन नहीं रखना चाहता है। ऐसा माहौल में दीनानाथ नादिम ने संस्कृति मंच गठित कर कश्मीर समाज और संस्कृति की रक्षा का अभियान चलाया। वह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को आह्वान करते हैं। इस कहानी द्वारा वे यही संदेश देना चाहते हैं। जवाबी कार्ड में कश्मीरी के एक छोटे से गांव के लोग के सौहार्द भाईचारे के लिए कश्मीरी की असली तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इसे तोड़ने इस संप्रदाय के साथ के आधार पर बांट देने का नतीजा घातक हो सकता है। गुल साहब एक सिपाही हैं। गांव वाले कहते हैं कि वह कश्मीर की रक्षा के लिए लड़ाई पर गया है। उसकी बहादुरी के चर्चे में एक बार से 17 कवालियों को मार गिराने की बात भी आती है। इस प्रतीकात्मक है। एक तरह से गुल साहब भी दीनानाथ नादिम वाला काम कर रहा है। उसके गांव वाले को भरोसा है कि गुल साहब कश्मीरी समाज को टूटने से बचा लेगा। कोई भी बड़ा रचना तत्कालीन समस्या को आगे तक जाती है। जब एक कार्ड भी केवल 1950 के आसपास के कश्मीरी के माहौल तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह आज प्रासंगिक है क्योंकि कश्मीरी के बहुत सारे गांव आज भी माहौल वैसा ही है जैसा कहानी में दिखाया गया है। उसकी वजह से राजनीतिक कारणों से पैदा कर दिया गया सांप्रदायिक भेदभाव, खौफ के माहौल में एक दूसरे के प्रति पैदा कर दिया गया शक है। मगर दिल से कश्मीरी गांव के लोग चाहते हैं कि डर के मारे अपनी जगह जमीन छोड़ गए लोग फिर से वापस आए। कहानी का शिल्प, भाषा और शैली। जवेकर कहानी में बहुत सीधे और सरल ढंग से बातें कही गई है। केवल स्थितियों का वर्णन है, न ज़्यादा फैलाव, न अनावश्यक ब्यौरा। जुंदेद के व्यक्तित्व और बातचीत के तरीके लेखक ने नले कश्मीरी समाज का चित्र बखूबी उभारा है। गुल साहब के पहनावे, चाल ढाल और मोहक व्यक्तित्व के वर्णन में कहानी के कथ्य को बल मिलता है। कहानी का उद्देश्य गुल साहब के व्यक्तित्व, उसके संघर्ष और फिर उनके गांव वालों के उस संघर्ष के प्रति विश्वास और लगाव को उभारना है। इसलिए कहानी के ज़्यादातर हिस्से में गुल साहब से जुड़ी बातें हैं। वे बातें भी गुल साहब के बारे में जानकारी देने वाली हैं, अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं हैं। यह कहानी आकार में छोटी मगर कथ्य में स्तर पर संघन और प्रभावशाली है। कहानी में छोटी छोटी घटनाओं के कुछ दृश्य है। पहला दृश्य गुल साहब ने मिलने पर गांव वालों का है और जिसमें जुंदेद के सुबह सुबह गौशाले में काम करने और फिर एक एक पर लोगों के उनके चबूतरे पर जमा होने का दृश्य है। दूसरा दृश्य गुल साहब के गांव लौटने का है। बंदूक से गोली चलती है और सुर मचाए कौवे उड़ जाते हैं। फिर एक सजीला गर्वीला नौजवान दिखाई देता है। बच्चे उसे घेर लेते हैं। फिर जुंदेद से गुल साहब
फिर गुल साहब के वापस लौटने का दृश्य, जो दरअसल पहले दृश्य का ही अगला हिस्सा है। लोग गुल साहब को तरह तरह से उपहार देते हैं। उन्हें छोड़ने गांव के बाहर 4 मील तक जाते हैं। फिर अंतिम दृश्य खाली जवाबी कार्ड मिलने और उसे जूनदेद के साथ से हाथों में सौंपने का है। इस तरह दीनानाथ नादिम ने दृश्य के जरिए कहानी को पूरा करने के साथ कश्मीरी जीवन की मुकम्मल तस्वीर पेश की है। इस कहानी की भाषा अनुवादक की भाषा है, मगर इसकी बुनावट और बनावट का अंदाजा घटनाओं के वर्णन में स्पष्ट हो जाता है। अनुवादक में कश्मीरी भाषा के मिजाज को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। इसमें गांव वालों की बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। उसमें कश्मीरी लहजे, कश्मीरी मिजाज बखूबी उभर कर आते हैं। कहानी की भाषा में कहीं भी क्लिष्ट शब्दों, उलझने वाले वर्णनों या स्थितियों का वर्णन नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जवाबी कार्ड कहानी को यहाँ पर समाप्त किया है। और दूसरा कहानी है पांच पत्र। तो हम 5 पत्र का विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ परिचय पर ध्यान देते हैं। मैथिली के आरंभिक कहानीकारों में से हरिमोहन झा का पहला कथा संग्रह प्रणमय देवता का सन 1945 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। उससे पूर्व मैथिली में 4 मौलिक कथा संग्रह की चर्चा है। चंद्रप्रभा, गप, खरिहान, बिछल फूल, चंदा झा द्वारा अनुदित, मुरलीधर झा द्वारा अनुदित हितोपदेश और मित्र लाभ तथा महाउपाध्याय परमेश्वर झा अनुदित सीमंतिनी आख्यान का उल्लेख मिलता है, पर ये सभी अनुदित रचनाएं हैं। विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टि से हरिमोहन झा का पहला कथा संग्रह प्रणमय देवता पहला मौलिक कथा संग्रह सिद्ध हुआ है। मैथिली की पहली मौलिक कहानी के संबंध में विद्वानों के बीच जीवननाथ मिश्र की मोहिनी मोहन से लेकर श्री कृष्ण ठाकुर की चंद्रप्रभा तक की कुछ कहानियों को लेकर विवाद चलता रहा है, पर अंततः जनार्दन झा जनसीदन की कहानी तारका वेधव्य का मैथिली की पहली मौलिक कहानी माना गया है। पूरे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक की तरह मिथिला जनपद में भी वैसी परिस्थितियाँ थीं, पर यहाँ भी कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणवत्ता के बावजूद पारंपरिक मान्यताओं और रूढ़ियों के खंडन हेतु यहाँ के विद्वानों ने कहीं उत्साह नहीं दिखाया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1957 में भारत की पराजय के बाद बांग्ला के नवजागरण का प्रभाव मैथिली पर पड़ा था। द्वितीय स्वाधीनता संग्राम की जो भावभूमि तैयार हो रही थी, उससे मैथिली नागरिकों की सहकारिता भी निरपेक्ष नहीं थी। भाषाई तौर पर चंदा झा ने अपने द्वारा मैथिली में अनुदित विद्यापति की पुरुष परीक्षा की भूमिका हिंदी में लिखी। कई मैथिली भाषी बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। मैथिली रचनाकारों ने स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सहभागी ताकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी मैथिली शरण साहित्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। मैथिली समाज उन दिनों में गुलामी, जमींदारी प्रथा, जातीय दंभ, वर्गीय वर्चस्व, धार्मिक पाखंड और रूढ़िग्रस्त परंपराओं से ग्रस्त था। वंशवाद की श्रेष्ठता के कारण 13-12 की लड़की का विवाह दादा की उम्र की तिहाजू बूढ़े के साथ करके लोग खुद को धन्य मान रहे थे, लेकिन मैथिली के कथाकार इन सब से आंखें मूंद हास्य, श्रृंगार और करुणा के सागर में गोते लगा रहे थे। हरिमोहन झा ने मैथिली साहित्य की दिशा बदली। उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया। यह भुवनेश्वर सिंह भुवन का कविता संग्रह 1936 में आ चुका था, पर महाकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री सन 1931 में माँ मिथिले कविता के माध्यम से पुराने परिचय के संबंध तोड़कर विदा ले चुके थे तथा कवि स्वप्न में सन 1941 में कामगारों की अभिलाषाओं को देख चुके थे। पर कथा लेखन जनार्दन झा जनसीदन का उपन्यास निर्दयी सासू, कांचीनाथ झा किरण का
किरण का उपन्यास चंद्रग्रहण स्वयं, हरिमोहन झा का उपन्यास कन्यादान और द्वारगमन और वैद्यनाथ मिश्र यात्री का उपन्यास पार प्रकाशित हो चुका था। उल्लिखित सभी उपन्यास में कन्यादान, द्वारगमन और पारो ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया। हरिमोहन झा और वैद्यनाथ मिश्र यात्री को अपने इस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए पाखंड प्रेमी समाज से अपमान भी सहना पड़ा। हरिमोहन झा ने शुरू में कहानी को खट्टर ककाक तरंग पुस्तक के व्यंग निबंधों के लिए यह आघात सहा था। हरिमोहन झा की खुद की विशेषता है रूढ़ि, पाखंड, आतर्किक परंपरा, अंधविश्वास का खंडन और जीवन को गतिशील बनाने वाले तमाम उद्यमों को प्रोत्साहित देना और निरर्थक आडंबर का त्याग करना हरिमोहन झा के लेखन की विशेषता है। उन्होंने मैथिली कथा को विषय, शिल्प रचना और भाषा शैली 3 स्तर पर नया जीवन दिया। प्रणमय देवता संकलन में हरिमोहन ने अपने समय के प्रणमय देवता के आचरण का सब चित्र खींचकर मिथिला की कई विसंगतियों, रूढ़ियों, पाखंडों को उजागर किया है। इसके 4 वर्ष बाद उनका अलग कथा संग्रह रंगशाला प्रकाशित हुआ। हरिमोहन का सन 1950 से 1959 के बीच लिखी गई कहानियों का महत्वपूर्ण संग्रह चरचरी है। 5 पत्र कहानी इसी में संकलित है। इस कहानी हिंदी में अनुदित होकर धर्मयुग के मार्च 1960 के अंक प्रकाशित हुए। हरिमोहन झा की अधिकांश रचनाएं भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर प्रकाशित ने भारतीय कथा जगत में शिल्प और मानवीय संवेदना दोनों स्तर पर बदलाव किया। मानवीय संवेदना के चरम यथार्थ को रेखांकित कर इस कहानी में लेखक अपनी कथा कौशल दिखाए है। मैथिली के कथाकारों के साथ अन्य भाषाओं के रचनाकारों पर भी हरिमोहन झा की रचना दृष्टि और शिल्प संरचना, भाषा शैली का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। लेखक परिचय। हरिमोहन झा का जन्म वैशाली जिले के बाजितपुर गांव में 18 सितंबर 1908 को हुआ था। वो एक जाने माने लेखक और समीक्षक थे। वे धार्मिक ढकोसलों के खिलाफ लिखते थे। इनके पिता जनार्दन झा जनसीदन, मैथिली और हिंदी के कवि और लेखक थे। हरिमोहन झा ने भी अपनी ज़्यादातर लेखक मैथिली में किया है, जिसको बाद में हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुदित किया गया। अंग्रेजी में इनका रिसर्च है टेंडर्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस इन इंडियन फिलोसॉफी। हरिमोहन झा की साहित्य में वह दम है कि आज भी उनके लेखन का डंका बजता है। झा ने बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें कन्यादान, द्वारगमन, प्रणय देवता, रंगशाला, बाबाक संस्कार, चरचरी, एकादशी, खट्टर काकाक तरंग और जीवन यात्रा शामिल है। हरिमोहन झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी कविता में झा ने हास्य, व्यंग, कटाक्ष के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वास और पाखंड पर जोरदार तमाचा मारा। मैथिली में तो आज भी हरिमोहन झा सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं। पिता जनार्दन झा मिथिला मिहिर के संपादक थे और दरभंगा में रहते थे। मिथिला मिहिर मैथिली पत्रिका थी, जिसको दरभंगा महाराज चलाते थे। इस दौरान हरिमोहन झा ने एक बच्चे के तौर पर खांटी मिथिलांचल के कलबर को बेहद करीब से देखा है। पिता एडिटर होने का हरिमोहन झा को यह फायदा मिला कि उन्हें विद्वानों के साथ बचपन से ही उठने बैठने का मौका मिला। 1924 में 16 साल की कम उम्र में विवाह करा दिया गया। उसी समय उनके पिताजी कलकत्ता चले गए, वहीं नौकरी करने लगे। अपने पिता से दूर रहा हरिमोहन झा के लिए मुश्किल था। 1927 के कंबाइंड स्टेट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में संस्कृत, लॉजिक और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट आए। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पटना कॉलेज से की। उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। हरिमोहन झा ने 1932 में फिलोसॉफी में एमए किया। हरिमोहन झा का शुरू से ही मैथिली लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रुझान था। 1933 में हरिमोहन झा का पहला उपन्यास कन्यादान आया। मैथिली में था यह उपन्यास। इस उपन्यास को जबरदस्त
रेस्पॉन्स मिला। इस उपन्यास में हरिमोहन झा ने मैथिली की लोक संस्कृति को हूबहू उतार दिया है। कथासार: पांचपत्र विषय वस्तु में शिल्प संरचना की विलक्षणता की दृष्टि से हरिमोहन झा की उत्कृष्ट कहानी है। इसमें मध्यवर्गीय मैथिली नागरिक के 40 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में प्रेम की समाप्ति के दार्शनिक पहलू को प्रस्तुत किया गया है। मैथिली की यह कहानी उनके चरचरी कथा संग्रह में संकलित है। ये कहानी पत्र शैली में लिखी गई है। इसमें 10-10 वर्ष के अंतराल पर एक मैथिली पति द्वारा अपनी पत्नी को एक एक पत्र लिखा गया है। पहला पत्र 1 जनवरी 1919 को देवकृष्ण के दरभंगा से आचार्य की परीक्षा देने के दौरान लिखा, जब नई नई शादी हुई थी। उस पत्र में पत्नी को प्रीतमे का संबोधन दिया। पत्नी द्वारा लिखी हुई 4 पंक्तियों को 400 बार पढ़ने की उमंग है। उन अनुच्छेदों में पत्नी के लिए प्रेम भरे संबोधन, निर्वाह हेतु पिता से मिले पैसे में से बचत कर पत्नी के लिए चंद्रहार बनवाते हैं। अगले 10 वर्ष में देवकृष्ण हथुआ संस्कृत विद्यालय में नौकरी शुरू कर देते हैं। बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो प्रेम और समर्पण का उल्लास काफ़ी कम हो चुका है। 10 वर्ष पहले प्रेम की उष्मा ऐसी थी कि अपने पत्र के भीतर पत्रोत्तर के लिए लिफाफा भी भेज देते। अब बेटी के गौरी पूजन हेतु साड़ी भेजने तो कभी बेटे के स्कूल जाने की चिंता, कभी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता, पत्नी को कुछ दिनों बाद अपने पास बुलाने का आश्वासन, होली के अवकाश में गांव आने की संभावना, न आने की स्थिति, मनी ऑर्डर से रुपये भेजने में ही जीवन बंद कर रह गया। अगले 10 वर्ष बाद जब तीसरा पत्र लिखा जाता है तो संबोधन समाप्त हो जाता है। इस पत्र में सिर्फ घर परिवार से जुड़ी समस्या और धन की कमी की चिंता ही जताई गई है। चौथा पत्र फिर 10 वर्ष बाद लिखते हैं, जो बिना किसी संबोधन के आशीर्वाद से शुरू होता है और बिना किसी संबोधन के देवकृष्ण पर खत्म होता है। इस पत्र में देवकृष्ण के बीते जीवन का लेखा जोखा, पत्नी के उपदेश, बेटे के आचरण पर शुभ आदि बातों का ही उल्लेख किया है। शुरू से अंत तक कहीं भी प्रेम और अनुराग झलक भी नहीं मिली। अगले 10 वर्ष बाद 5वां पत्र बेटी को संबोधित करके उपदेश शैली में लिखा है। इस पत्र में बेटे बहू की प्रशंसा, पत्नी के आचरण पर क्षोभ, अपनी बीमारी के उग्र होने के साथ वितराग भाव भी इस पत्र में दिखता है। कहानी में मार्मिक यहाँ दिखती है कि जब पत्नी की बीमारी की जानकारी होने पर भी उसमें मिलने आने को व्यर्थ का खर्च मानना और उसे अपने पास बुलाने की जरूरत न समझना कहा गया है। कहानी का अंत अत्यंत दारुण है, जिसमें पत्र का अंत करते हुए देवकृष्ण लिखते हैं कि किसी दिन वृद्धा को कुछ हो जाए तो आप लोग के बदलो तो सदगति तो मिलेगी ही, तो मेरी तरफ से भी एक लकड़ी चिता में डाल दीजिएगा। यह अंतिम पंक्तियाँ पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के प्रेम से खाली रिश्ता को दिखाती है, जो आज के जीवन की सच्चाई भी है। 5 पत्र का जीवन दर्शन: हर भाषा की कहानी समकालीन सामाजिक यथार्थ का वास्तविक प्रतिबिंब होता है और यह प्रतिबिंब रूपाकृति के साथ जैविक क्रियाओं का समर्थन भी जुटाए रखता है। उस यथार्थ के सारे तंतुओं को कलात्मक और समझ के साथ पकड़ना रचनाकार का कौशल है। समकालीन यथार्थ के चरम रूप में ही कोई रचना का उस काल के समाज का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाती है। 5 पत्र कहानी में रचनाकार की जीवन दृष्टि और समकालीन सामाजिक यथार्थ की यही समझ है कि समझ का कारण उल्लेखनीय बन गई है। 40 वर्ष में एक नौजवान की अगाध अनिरुक्ति विरक्ति में बदल जाना जीवन का सहज यथार्थ है। कथानायक नवविवाहित पत्नी के नाम पर एक पत्र दरभंगा से छात्र जीवन में लिखता है। पत्नी के नाम अन्य 3 पत्र हथुआ संस्कृति विद्यालय से नौकरी के दौरान लिखे और अंतिम पत्र बेटे के नाम काशी से लिखा गया है। यहाँ कथानायक जीवन का शेष भाग वैराग्य में बिता रहा है। पिछले पत्र में जिस बेटे को कपूत और अगले पत्र में उसे सपूत व जीवन संगिनी, जिसको पिछले पत्र में मातृत्व की प्रतिमूर्ति कहा, उसे पूरे जीवन की दुखदायिनी मातृत्व विहीनी कुचेष्टा स्त्री और हर जाय का उदाहरण बना दिया, जिस स्त्री ने उनकी संपूर्ण गृहस्थी संभाली बगैर किसी उल्हाने और उपालभ
कि उनकी प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताया, उसे रुग्णावस्था में देख आने के लिए 30-40 रुपये का खर्च निरर्थक लगा। कि जिसकी मोहिनी मुरन को पल पल ललायित रहने वाले और अपने रोजाना मचे से कटौती करते हुए जिनके लिए 40 वर्ष पूर्व चंद्रहार बनवाने वाले पुरुष ने सब यात्रा तक में शामिल नहीं होने का बहाना गढ़ लिया। यहाँ कहानी मध्यवर्गीय नागरिक के गृहस्थ जीवन में प्रेम की उष्मा की समाप्ति को रेखांकित करने के साथ साथ जीवन रस की तरलता के बहाव को, शिथिलता को भी दिखाती है। तो दूसरी तरफ मिथिला के स्त्री जीवन की निशंक और निरासक्त निष्ठा को मुखरित करती है। कहानी का क्षेत्र दरभंगा होने के बावजूद वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र सार्वत्रिक है। स्त्री चेतना की दृष्टि से उपेक्षित अस्तित्व के प्रति स्त्री स्वर का कोई भी प्रतिरोध मुख्य रूप में दर्ज नहीं है, पर हरिमोहन झा ने स्त्री दशा का ऐसा चित्र दिखाकर मानवीयता के समाज में बचे सूत्र को दिखाना चाहा है। कथा की नायिका पूरी कहानी में उपस्थित होते हुए भी पूरी कहानी में नहीं होते हुए भी पूरी कहानी में उपस्थित है। कथा नायक द्वारा अपनी हृदयवर्षी को कुमाता में तब्दील होते दिखाना, नागरिक जीवन की पद्धति को उजागर करना ही लेखक का उल्लेख है। कहानी का ताना बाना ऐसा है कि कहानी की कथानायिका अनुपस्थित होते हुए भी पारिवारिक जीवन की बुलंद और सफल समृद्ध इमारत खड़ी करने के नींव की पत्थर बनी है। लेखक ने इस बात का ध्यान रखा है कि इस सहनशीलता को पाठक नारी उत्पीड़न का नाम ले। अपने भाव में यह कहानी 5 परिच्छेदों में बटे किसी बेहतरीन उपन्यास का सारांश दिखती है। इसका फैलाव एक संपूर्ण उपन्यास का फैलाव है, जिसकी परिणति मानव जीवन के चरम यथार्थ के चित्रण और गृहस्थ जीवन का दार्शनिकता को दिखाने का एक साथ सामाजिक जीवन के चरम यथार्थ को दिखाया है। इस यथार्थ से पाठकों को परिचित कराने के लिए लेखक ने जिस प्रसंग और शिल्प की रचना की है, वो मनुष्य अपने ही गिरेबान को झांकने को विवश करता है। कहीं वह भी तो इसी तरह अपने पारिवारिक जीवन से दूर तो नहीं होता जा रहा है। इसके नायक देवकृष्ण का पत्नी और परिवार के प्रति इसी अनुराग में इस कमी का कारण क्या है? यह मानव जीवन के उस कठोर सत्य का साक्षात्कार है, उसे शुरू में ही नहीं समझ पाता। यह कहानी स्पष्ट करती है कि किसी तरह परिवार की जिम्मेदारियां पति पत्नी के बीच के प्रेम और एक दूसरे के प्रति अनुराग को कम करते करते अंत में समाप्त कर देती है। सांत्वनापति होने पर हर स्त्री का प्यार बढ़ जाता है, संतानवती होने पर हर स्त्री का प्यार बढ़ जाता है। स्वभावतः वह प्यार पति के हिस्से से कटता है और संतान के लालन पालन हेतु पति को दायित्वभूत पत्नी ही कराती है। स्वाधीन रहने के अभ्यास बेल के कंधे पर जब पहली बार जुआ रखा जाता है तो तब प्रारंभ में गुदगुदी और बाद में बेचैनी महसूस होती है। देवकृष्ण और उनके जैसे तमाम गृहस्थ का यही हाल होता है। प्रेम की उष्मा के साथ शुरू हुई गृहस्थी जीवन की कथा की विरक्त परिणति जीवन के यथार्थ को इसी तरह रेखांकित करती है। मैथिली कथा धारा में हरिमोहन झा को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला। 8 वर्ष की अवस्था में ही वे कई कविताएं लिख चुके थे। पत्र पत्रिकाओं में मन खूब रमता था। 10-12 वर्ष की उम्र में शरदचंद्र बंकिम रविंद्र की रचनाओं से उनका परिचय हो गया था। स्वाध्याय के बल पर उन्होंने विद्यालय में नामांकन कराए। मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक के बाद मिली सरकारी छात्रवृत्ति में उन्होंने काफ़ी बल मिला। हरिमोहन झा ने उसे पहले गल्प में मिथिला की स्त्रियों की बातचीत को जिस तरह से फलक दिया है, उसमें सामान्य स्थिति में लोगों को हास्य दिखता है, पर उसकी व्यंजना मैथिली समाज की जागृति का बोध कराती है। उनका संपूर्ण लेखन पाखंड रूढ़ि पर प्रहार करता है। भाषा हरिमोहन झा लिखते समय नागरिक जीवन पद्धति, लोक जीवन की भाषा शैली, रचना की बुनावट, प्रचलित मुहावरे और लोक उक्तियाँ सबको मिलाकर ऐसा नवीन स्वरूप खड़ा कर देते हैं कि वहाँ मुहावरे लोकोक्तियाँ का नया जीवन शुरू हो जाता है।
उदाहरणस्वरूप 60 वर्ष के वृद्धा को क्या मालूम कि 60 दिनों की विरह क्या होती है। जैसे उनके वाक्य मैथिली जनपद के नए मुहावरे हो गए हों। जनपदीय शब्दावली में हास्य विनोद के माध्यम से व्यंग करना उनकी भाषा शैली का मूल उपयोग है। लोक जीवन के प्रसंगों को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में संपूर्ण मैथिली पदुष्य, घर आंगन, चौपल चौराहा, रीति रिवाज, तीज त्योहार की झलक, रेलक अनुभव, तिथि यात्रा, मर्यादा भंग, विकट पाहुन, काला जारक, उपचार, कन्याक जीवन, अलंकार, शिक्षा, ग्राम सेविका, घर जमाई, भदेशक नमूना, अंग्रेजिया बाबू आदि कहानियाँ दिखाई देती हैं। हरिमंजा मैथिली की कहानियों में रचना सर्वश्रेष्ठ के कार्य अन्य भाषाओं में भी अनुदित हुई हैं। विशेष शिल्प संरचना और भाषा शैली 3 स्तर पर मैथिली कथा की हरिमोहन झा ने नया जीवन दिया है। इस तरह से हम यहाँ पर पांच पत्र को समाप्त करते हैं और इस पाठ को, कहानी को बार बार पढ़िए। इस तरह से आपका MST 12 का संपूर्ण जो बाह्य कहानी का जो चैप्टर है, कहानी प्रथम से लेकर कहानी 1 से लेकर 15 कहानियाँ, 5 पत्र MST 12 के समाप्त हो गए हैं। तो अब इसे बार बार पढ़िए, सुनिए और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका आनंद लीजिए और उपयोग में लाइए। धन्यवाद। नमस्ते।